तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम इन लोगों की जान बचाने में जुट गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई। तो वहीं रूस के हमले से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें फौरन अस्पताल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना की जांबाजी का एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रूसी फौज को उसने किस तरह खदेड़ा और 7 दिन बीत जाने के बाद भी वो डटकर उनका सामना कर रही। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें रूस की सेना की नाकामी और उनकी जांबाजी के सबूत पेश किए गए। वीडियो में रूस के कई टैंकों की तबाही और उनके सैनिकों से भिड़ते यूक्रेन के लोग। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर रूस से तीसरे विश्व युद्ध के आसार बनते दिख रहे हैं, क्योंकि रूस ने संकेत दे दिया है कि वो यूक्रेन पर नहीं रुकने वाला। सीधी चेतावनी दी है कि पूरे यूरोप को और नाटो को। स्वीडन की वायुसेना ने दावा किया है कि उनकी एयर स्पेस में रूस के फाइटर जेट देखे गए। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी दुनिया को दिखाई हैं। उत्तरी यूरोप में यह खलबली छोटी इसलिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि नाटो के स्वीडन और फिनलैंड तक पहुंचने की चर्चा कुछ महीनों से चल रही है और साफ संकेत यह मिल रहा है कि यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन को रूस निशाना बना सकता है। स्वीडन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि रूस की फौज तबाही मचा रही है यूक्रेन में। अगर रूस के फाइटर जेट स्वीडन भी पहुंच रहे हैं तो यह वहां के लोगों के दिलों में डर पैदा करने वाली खबर है। यह यूरोप में नाटो के असर को रूस की तरफ से सीधी चुनौती होगी। अगर यूक्रेन से बात आगे बढ़ी तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं। रूस पर स्वीडन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वीडन की वायुसेना की तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आरोप लगाया गया कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट उनकी हवाई सीमा में दाखिल हुए, जो स्वीडन की एयर स्पेस का बड़ा उल्लंघन है। स्वीडन की सेना ने कुछ तस्वीरें भी अपने दावे के साथ जारी की। तस्वीरों में 4 लड़ाकू विमान दिखाई दिए। इनमें 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 बताए गए। रूस की वायुसेना के ये फाइटर जेट गॉटलैंड नाम के एक टापू के पास तक पहुंचने की जानकारी दी गई। नक्शे पर देखें तो रूस की पश्चिमी सीमा जो बाल्टिक सागर से लगती है, उसके पास एक छोटा सा टापू दिखता है, गॉटलैंड। ये स्वीडन की सीमा है और रूस की सीमा से इसकी दूरी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसलिए जैसे ही रूस के फाइटर जेट पहुंचने की खबर स्वीडन की वायुसेना ने दी, हड़कंप समझ गया। यूक्रेन में मची तबाही को दुनिया पहले से देख रही है, इसलिए रूस के फाइटर जेट वहां पहुंचने की खबर से ही स्वीडन में हड़कंप मच गया और वहां के लोगों को भी जंग की आहट महसूस होने लगी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड से रूस की तनातनी पिछले कई दिनों से चल रही है। यही वजह है कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचना कोई अनजाने में हुई घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि न तो बाल्टिक सागर में रूस की फौज का कोई अभ्यास चल रहा था और ना ही एक साथ 4 फाइटर प्लेन रास्ता भटककर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकते हैं। इसे साफ तौर पर रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचने का मतलब एक साफ संकेत देना है, और वो संकेत यह है कि रूस केवल यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। जो यूक्रेन में चल रहा है वो कहीं और भी हो सकता है। सीधे सीधे कहा जाए तो यह स्वीडन को रूस की चेतावनी है, और केवल स्वीडन को नहीं बल्कि स्वीडन के साथ फिनलैंड को भी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों को ही रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार चेतावनी दे रहा है। इन दोनों मुल्कों के साथ भी विवाद की वजह ठीक वही है जो यूक्रेन के साथ जंग की वजह बनी है, मतलब नाटो की सदस्यता। स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। जैसे यूक्रेन में नाटो की फौज पहुंचना रूस को उसकी सुरक्षा के लिए खतरा लगता है, वैसे ही स्वीडन और फिनलैंड के साथ भी है। जैसे यूक्रेन से रूस की सीमा जुड़ी है, वैसे ही उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सीमा से जुड़ते हैं। फिनलैंड के साथ तो रूस की सीमा करीब 1300 किलोमीटर लंबी है, जबकि स्वीडन और रूस के बीच बाल्टिक सागर का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस ने अपने फाइटर जेट स्वीडन की सीमा में भेजकर एक सीधा संदेश स्वीडन और फिनलैंड दोनों को दे दिया। संदेश ये कि वो नाटो से घबराने वाला नहीं है। जब यूक्रेन में रूस की सेना पहुंच सकती है तो स्वीडन और फिनलैंड में भी पहुंच सकती है। लेकिन इस तरह की ये अकेली घटना नहीं है जो तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे रही है। ताइवान पर चीन की सेना कब्जा करना चाहती है और चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा में ठीक उसी दिन दाखिल हुए जिस दिन रूस की सेना ने यूक्रेन में ऑपरेशन शुरू किया। और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे चीन और रूस दोनों की सोची समझी रणनीति है। लेकिन ये हालात नाटो और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
समझना यह जरूरी है कि नाटो से रूस को आखिर परेशानी क्या है। तो सीधा जवाब है नाटो का यूरोप में विस्तार, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। केवल 12 मुल्कों ने नाटो बनाया था, जिनमें अब 30 मुल्क शामिल हैं। जिन 12 मुल्कों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में नाटो बनाया था, वो थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और अमेरिका। ये 12 मुल्क हैं जिन्होंने नाटो की जरूरत समझी और इसे बनाया। मतलब यह था कि इनमें किसी एक पर मुसीबत आई तो ये सभी मिलकर लड़ेंगे। 1955 में 3 मुल्क इसमें और जुड़ गए, ग्रीस, तुर्की और यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्कों में एक जर्मनी। ये तीनों 1955 में नाटो का हिस्सा बन गए, लेकिन उसके बाद लंबे वक्त तक नाटो का विस्तार नहीं हुआ। 1982 में स्पेन नाटो से जुड़ा, लेकिन नाटो की कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। और दूसरी तरफ सोवियत संघ कमजोर होता चला गया। नाटो के सामने कोई दूसरा बड़ा संगठन जिसमें कोई देश हो वो सोवियत संघ ही था। और 90 का दशक शुरू होते होते सोवियत संघ के खत्म होने का औपचारिक ऐलान भी हो गया। लेकिन नाटो का विस्तार इतना होने पर भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसे नई ऊर्जा मिल गई। 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, ये तीनों नाटो के सदस्य बने। तीनों यूरोप के देश हैं और तीनों ऐसे मुल्क हैं जो रूस के काफी करीब हैं। यहां पर भी विस्तार नहीं रुका। 2004 में 7 मुल्क नाटो से जुड़ गए। 7 मुल्क यूरोप के, और इनमें 6 ऐसे जो रूस के बेहद करीब हैं। बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2004 से पहले तक नाटो रूस के इतना करीब नहीं था, लेकिन यहां भी नाटो का विस्तार बंद नहीं हुआ। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया भी नाटो से जुड़ गए। 2017 में मॉन्टेनेग्रो को नाटो का सदस्य बना दिया गया, जबकि 2020 तक नॉर्थ मैसेडोनिया को नाटो में शामिल किया गया। इन 3 मुल्कों को नाटो का सदस्य बनाते ही नाटो के कुल सदस्य हो गए 30। और यूरोप को ध्यान से देखो तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया जहां नाटो की फौज पहुंच गई। और रूस लंबे वक्त से इस पर चिंता जता रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत पहले से यह दावा कर रहे हैं कि नाटो की फौज का यूरोप में लगातार हो रहा विस्तार यूरोप की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि नाटो को सीधी चुनौती दुनिया को एक बार फिर विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। यूरोप के कई मुल्क तो केवल इसलिए नाटो के सदस्य हैं क्योंकि उनके पास परमाणु बम नहीं है, जबकि नाटो का सदस्य बनते ही उनकी पहुंच परमाणु बमों तक हो जाती है। मतलब यह कि नाटो का विस्तार होते ही परमाणु हथियारों का भी विस्तार हो रहा है। रूस के पास केवल फौज ही नहीं पहुंच रही, बल्कि परमाणु बम भी पहुंच रहे हैं। इसीलिए नाटो का विस्तार होने से रूस को खतरा महसूस हो रहा है। ऊपर से फिनलैंड और स्वीडन में चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन में आग इस बात पर ही लगी है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड तेजी से इसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों में लोगों के बीच सर्वे करवाए जाने की खबर है, यह जानने के लिए कि नाटो का सदस्य बनने के लिए वहां की जनता की राय क्या है। यह सर्वे 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच करवाया गया, जबकि यूक्रेन में रूस की फौज 24 फरवरी को घुसी थी। मतलब यह कि जब जंग छिड़ चुकी थी उसके बाद लोगों की राय उनसे पूछी गई, और सर्वे में दोनों देश के आधे से ज्यादा लोगों ने नाटो की सदस्यता लेने का समर्थन किया। मतलब स्वीडन और फिनलैंड की जनता चाहती है कि नाटो का हिस्सा बना जाए, जिसके बाद वहां की सरकारों ने भी दो टूक कहा कि उनके देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने की आजादी रूस को नहीं दी जा सकती। और यूरोप के देशों में पनप रही वो भावना, जो यही वो भावना है जो वहां विद्रोह की वजह बन रही है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूरोप में नाटो या अमेरिका की फौज ना पहुंचे, और यूरोप के ये देश चाहते हैं कि उनके देश में रूस की कोई दखलंदाजी ना हो। इसी खींचतान ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग में जमीन तो यूक्रेन की है, लेकिन हथियार दुनिया के कई मुल्कों के हैं। पोलैंड इस लड़ाई में यूक्रेन को हथियार दे रहा है। हॉलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज चुका है। स्वीडन सैनिक के अलावा तकनीकी मदद भी कर रहा है। फ्रांस ने 300 मिलियन यूरो मतलब करीब 2,500 करोड़ रुपए भेजने का दावा किया। अमेरिका ने 600 मिलियन डॉलर मतलब करीब 4,500 करोड़ रुपए भेजने का ऐलान किया। यानी लड़ाई में रूस के सामने भले ही अमेरिका या नाटो की फौज ना हो, लेकिन जंग लड़ने में यूक्रेन अकेला बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि रूस की तरफ से न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट किए जाने की खबरें भी आती रही हैं। मतलब यह कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता पर छिड़ा विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत करीब दिखने लगा है। हालांकि इतिहास ये कहता है कि पहले भी विश्व युद्ध छोटी घटनाओं से ही शुरू हुए थे।
मसलन पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई एक छोटी सी घटना से हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी उस वक्त एक साम्राज्य होता था जिसके उत्तराधिकारी मतलब युवराज की हत्या हो गई थी। इस घटना पर ऐसा बवाल हुआ कि दुनिया दो गुटों में बंट गई और विश्व युद्ध छिड़ गया जो 4 साल तक चला। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध का भी कोई बड़ा कारण नहीं था। पहले विश्व युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था, या यूं कहें कि कुछ पाबंदियां जर्मनी पर लगी थी। हिटलर ने उस वर्साय संधि के नाम के उस समझौते को तोड़ दिया और विश्व युद्ध छिड़ गया। अब तो दुनिया में पहले से एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है और पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई साफ दिखने भी लगी है। इस बीच रूस के मिसाइल हमलों ने खार्किव में भीषण तबाही मचाई। शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में बदल गया। 8 दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए दिन हो या रात वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। रूसी मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं वहां के स्कूल, अस्पताल और वो इमारतें जहां लोग रहते हैं। खार्किव से ऐसी ही एक और दहलाने वाली तस्वीर आई जिसमें एक पत्रकार वहां के हालात बयां करता दिखा। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी आसमान से तेज आवाज करती हुई एक मिसाइल ठीक उसी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर आकर गिरी जहां वो खड़ा था। मिसाइल के धमाके के बाद वो पत्रकार जान बचाकर इमारत के अंदर भागता दिखाई दिया। लेकिन खार्किव के कई लोगों की किस्मत उस पत्रकार की तरह नहीं रही। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों की जद में आकर वहां अब तक 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। खंडहर में बदली इमारतें देखकर ऐसा लगा मानो कई साल से वहां कोई रहा ही न हो। दूर दूर तक सड़कों पर पत्थर, लकड़ी और बिल्डिंगों से टूटकर गिरे लोहे के टुकड़े बिखरे दिखे। मिसाइल हमले की मार से वहां की एक इमारत का तो नामो निशान मिट गया। बताया गया कि बड़े से गड्ढे में बदली ये बिल्डिंग कभी बच्चों का स्कूल हुआ करती थी। авіацією, тому що я так розумію, що поставлене завдання психологічне. यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना को खार्किव में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद बौखलाहट में उसने मिसाइल हमले करके वहां के नागरिकों को निशाना बनाया। उधर यूक्रेन के सुमे शहर में रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके कई टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। इन जवाबी हमलों से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन की सरकार ने जारी किया, जिसमें दिखा कि सुमय शहर की एक सड़क पर खड़े रूस के 2 टैंकों को यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और टैंक आग की लपटों में घिर गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एक दूसरे शहर में भी रूस के खिलाफ एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें रूस की फौज को निशाना बनाकर भीषण गोलीबारी की गई, जिससे वो पूरा इलाका थर्रा उठा। इस दौरान इतने गोले बरसाए गए कि वहां थोड़ी देर के लिए गोलों के अलावा कुछ भी दिखना बंद हो गया। अपनी सेना के इस कारनामे से खुश होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को धमकी तक दे डाली। Вони не зайшли, всюди знищать. У них не буде тут спокою. У них यूक्रेन की फौज की जवाबी कार्रवाई का ये सिलसिला इसी तरह काफी देर तक वहां चलता रहा। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना को घेरने के लिए यूक्रेन की फौज ने बड़ा कदम उठाया। उसने कीव को जोड़ने वाले एक अहम पुल को बम धमाके से उड़ा दिया, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक धूल और धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि उसने इस पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर रूसी सेना की वापसी के रास्ते को बंद कर दिया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान वहां एक धमाका हो गया। यह धमाका हुआ यूक्रेन की राजधानी कीव में, और वो भी तब जब यह पत्रकार वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। वहां हुए इस हमले की यह पूरी घटना कैमरे में भी कैद हो गई। अमेरिकी टीवी चैनल के पत्रकार चार्ली रायटा अभी कुछ बोल ही रहे थे कि पीछे आसमान में तेज रोशनी चमक उठी। इसके बाद वो रुके और पास में खड़ी अपनी टीम के दूसरे लोगों से पूछा। फिर पत्रकार चार्ली ने वहां पीछे मुड़कर देखना शुरू किया। What the hell was that? इससे पहले कि चार्ली कुछ समझ पाते तभी आसमान में एक जोरदार धमाका हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पत्रकार और उनकी टीम को इस हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन का इरपिन शहर भी दहल उठा। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि 2 लड़ाकू विमान इरपिन शहर पर बम बरसाते हुए तेजी से निकल गए, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा।
जिस जगह बमबारी हुई वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हमले के बाद की भी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें दिखा कि इरपिन शहर की कई छोटी और बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। हवाई हमलों की वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा पसरा दिखा। मिसाइलों और बमों से किए गए हमलों के निशान इमारतों पर भी साफ नजर आए। कहीं इमारतों की दीवारें धराशायी हो गईं, तो कहीं खिड़कियों में लगे शीशे चूर-चूर हो गए। इतना ही नहीं, इन इमारतों के आसपास खड़ी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। माना जा रहा है कि इन इमारतों को एहतियातन पहले ही खाली करवा लिया गया था। वहीं रूस की सेना ने वहां के आम नागरिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के एनरहोदार में तो लोगों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और उस वीडियो में एनरहोदार शहर के एक इलाके में सड़क के किनारे कुछ लोग बातचीत करते दिखे। तभी उनके पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। जान बचाने के लिए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन भागते लोगों को निशाना बनाने के लिए रूस के सैनिकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया गया कि रूस की सेना की तरफ से किए गए इस हमले में कई लोग घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन के चर्निव शहर में एक चलती कार के सामने जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। रूस की सेना की तरफ से यह हमला उस वक्त किया गया जब एक आदमी शहर की सुनसान सड़क पर अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसकी कार के सामने कानों को फाड़ देने वाली आवाज के साथ दो जबरदस्त विस्फोट हुए। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां मिसाइल से हमला किया गया। धमाकों की वजह से वहां आसमान में कई मीटर ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस हमले के बाद सड़क से जा रहे उस आदमी ने पहले अपनी कार रोकी और फिर उसे लेकर दूसरी तरफ निकल गया। उधर जंग के बीच यूक्रेन की एक बंदरगाह पर बांग्लादेश का एक जहाज मिसाइल हमले में तबाह हो गया, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के मिकोलाइव में बंदरगाह पर एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद वहां से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर बांग्लादेश का झंडा लगा था और वो 24 फरवरी को सामान लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन युद्ध शुरू होने की वजह से वो वहीं फंस गया। इसी बीच रूस के मिसाइल हमले में वो तबाह हो गया। इस हमले में बांग्लादेश के एक इंजीनियर ने दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस अब भी 30 किलोमीटर दूर है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ऐसी बमबारी दिन में ही नहीं, रात में भी जारी है, जिसका एक और वीडियो सामने आया। इसमें दिखा कि वहां रात में ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे एक बड़ा धमाका हुआ, जो इतना जोरदार था कि इससे कीव के आसमान में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। एक पल के लिए लगा कि कहीं दिन तो नहीं हो गया। इसी कीव की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वहां धुआं ही धुआं नजर आया। मतलब एक साथ कीव के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। 2 दिन पहले ही रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले की तस्वीरें भी सामने आई थी, जो लगातार कीव की ओर कूच कर रही है। उधर यूक्रेन में हफ्ते भर से जुड़ी जंग में रूस ने खेरसोन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद शहर में युद्ध जारी है। खेरसोन के हाथ से जाने के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा उसे पाने की लड़ाई लड़ रही है। और यही वजह रही कि वहां के फौजियों ने रूसी सेना के कुछ ट्रकों को फूंक डाला। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि खेरसोन में अंधेरा होने को था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने बीच सड़क पर खड़े रूस के 2 ट्रकों में आग लगा दी, जिसके बाद उनसे लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने उन ट्रकों में मौजूद रूसी फौज के सामान को भी बाहर निकालकर फेंक दिया। यूक्रेन के जवानों ने रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया तो सूरज छिपते ही शहर में धमाकों की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। रात में हुए इस धमाके ने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया। वहीं रूस यूक्रेन जंग का 1 हफ्ता पूरा होने पर अमेरिका ने डराने वाला बहुत बड़ा दावा किया। दावा यह कि रूस का अगला निशाना यूक्रेन के दक्षिण में काले सागर के किनारे बसा उसका तीसरा सबसे बड़ा शहर ओदेसा है। ओदेसा में अब तक रूस की छेड़ी जंग का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। जिस तरह रूस के रॉकेट और मिसाइलों के हमलों ने उत्तरी और पूर्वी यूक्रेन को झकझोर कर रख दिया है, उसके मुकाबले दक्षिण में मौजूद ओदेसा काफी शांत है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि यह शांति अब भंग होने वाली है, क्योंकि पुतिन ने अपनी नौसेना को ओदेसा पर कूच करने के लिए काला सागर में उतार दिया है, जिसका दावा करती तस्वीरों में वीरान समुद्र तट पर किसी खतरनाक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा पसरा नजर आया। लेकिन तभी हिलोरे मारती समंदर की लहरों पर दूर से रूस के जंगी जहाज तेजी से आगे बढ़ते दिखे। जहाजों को देखकर ऐसा लगा मानो काला सागर से ओदेसा का काल आगे बढ़ रहा हो।
अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के ओडेसा पर धावा बोलने के लिए रूस के जंगी जहाज क्राइमिया से निकल चुके हैं और काला सागर से होते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में, ये वो इलाका है जो कागज पर तो यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन करीब 8 साल पहले 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। आज वहां रूस की ही सेना तैनात है। पिछले हफ्ते रूस की सेना इसी क्राइमिया से यूक्रेन को उसके दक्षिण में घेरने के लिए घुसी थी और यूक्रेन के इसी दक्षिणी हिस्से में वो काफी जगह बढ़त बनाए हुए है। बल्कि इसी इलाके में बसे यूक्रेन के खेरसोन शहर को रूस अपनी मुट्ठी में कर भी चुका है। इसी खेरसोन के पश्चिम में है ओडेसा। दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए अमेरिका का दावा है कि रूस की सेना का अगला टारगेट ओडेसा है। और तो और अमेरिका ने इस हमले की टाइमिंग भी बताई है। उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि गुरुवार को रूस की सेना जमीन और पानी दोनों तरफ से ओडेसा पर टूट पड़ेगी और यूक्रेन में गुरुवार अब बीतने को है। यानी कुछ ही घंटों में यूक्रेन का ओडेसा भयानक वॉर जोन बन सकता है। ओडेसा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है जिसे निशाना बनाने के लिए एक रात पहले रूस के जंगी जहाज क्राइमिया से निकल चुके हैं और क्राइमिया से ओडेसा ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच बस काला सागर का फासला है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की नौसेना कभी भी ओडेसा पहुंच सकती है और अगर एक बार ओडेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बैठ भी सकती है, क्योंकि ओडेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है जहां के बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा। यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा और अगर व्यापार ही नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी। इसी वजह से ओडेसा को बचाना यूक्रेन के लिए अहम है, लेकिन रूस के लिए तो ओडेसा उसके इतिहास का गौरव है। ओडेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओडेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ओडेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा ली। बताया गया कि ओडेसा के रेल यार्ड में कर्मचारी रात दिन स्टील के कबाड़ पर वेल्डिंग करके बैरिकेड बनाने में लगे हैं ताकि जैसे ही रूस के टैंक ओडेसा पर धावा बोलें तो उन्हें रोका जा सके। इतना ही नहीं, ओडेसा के कुछ अहम इलाकों में रेत के बोरों की छाती तक ऊंची दीवार बना दी गई है। साथ ही वहां कटीली तारों का जाल भी बिछा दिया गया है और वहां हथियारबंद जवान पहरा भी दे रहे हैं। इस बीच रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को दुनिया के कई देशों से मदद मिलना जारी है। यूक्रेन के साथ खड़े जर्मनी ने उसे और हथियार देने का ऐलान किया, जिसके लिए वो जमीन से हवा में मार करने वाली खतरनाक फायल मिसाइल की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजेगा। इस मिसाइल की मदद से लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को पल भर में ढेर किया जा सकता है। वजन में बेहद हल्की फायल मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान है। कंधे पर रखकर बस ट्रिगर दबाने की देर है और ये मिसाइल दुश्मन के किसी भी विमान को मार गिराएगी। जर्मनी ऐसी 2700 फायल मिसाइल यूक्रेन भेजेगा। इससे पहले वो 500 स्टिंगर मिसाइल भी यूक्रेन को दे चुका है, जबकि जर्मनी ने एंटी टैंक हथियार भी यूक्रेन भेजे थे। ये फायल मिसाइल पहली बार पूर्वी जर्मनी में सामने आई थी जब वो सोवियत संघ के साथ था और अब उस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के ही खिलाफ होगा। उधर यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच दोबारा फोन पर बातचीत हुई। पूरी बातचीत 1.5 घंटे तक हुई, जिसके बाद मैक्रोन ने आशंका जताई कि यूक्रेन में बहुत बुरा होने वाला है। यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये फ्रांस की तरफ से बात आई है कि पुतिन ने कहा है, जो कहा है उससे डर लगना चाहिए। बिल्कुल किशोर, फ्रांस की तरफ से मैक्रोन के माध्यम से ये बातें सामने आई हैं। उनका मानना है कि पिछली बार की तरह ये बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन सबसे घातक ये है कि पुतिन चाहते हैं कि पूरे यूक्रेन पे कब्जा करे और जिस तरह की लड़ाई वो जारी रखे हुए हैं, उससे एक बात और सामने आई है कि डिटरमाइन है कि वो आगे लड़ाई जारी रखेंगे। नाजीफा यानी जो नाजीवाद का आरोप बार बार लगा रहे हैं, रूस की तरफ से लगाया गया है, उसके खिलाफ युद्ध लंबे समय तक जारी रहेगी और कोई अश्योरेंस नहीं दिया गया है पुतिन की तरफ से कि युद्ध अभी बंद होगा। शुक्रिया नीरज आपका। वहीं अब डर है कि रूस और यूक्रेन की जंग बेहद खतरनाक मोड़ से ले सकती है, क्योंकि खबर है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए रूस की सेना ने अपने खतरनाक S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। S-400 मिसाइल सिस्टम इतना ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है कि अमेरिका तक को उससे चिढ़ है। और कहा जा रहा है कि रूस ने उसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन में काम पर लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
इसके लिए वो अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि जंग में यूक्रेन के विमानों का काम तमाम किया जा सके। रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक्सरसाइज शुरू की है अपने दक्षिण में बसे नोवेसिबिर्स्क इलाके में, जो कि यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ ट्रेनिंग ले रहे रूस के जवान जंग के मैदान में दुश्मन के हवाई जहाजों को पहचानने और उन्हें ढेर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी रूस पर दुनिया भर के देशों के लगाए प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा, उल्टा उसके तीखे तेवर बरकरार हैं और अब उसने S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ युद्ध अभ्यास शुरू करके नाटो और अमेरिका को अपनी हद में रहने की चेतावनी देने की कोशिश की है। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में एक है। इसलिए जो भी देश रूस से यह मिसाइल सिस्टम खरीदता है, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे देता है। S-400 ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो जमीन पर खड़े हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ते दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तक गिरा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, मतलब कि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों को ढेर कर सकता है और तो और वो एक साथ 80 टारगेट को शूट कर सकता है। इसका रेडार इतना दमदार है कि वो अपने टारगेट को तुरंत भांप लेता है, उसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। S-400 मिसाइल सिस्टम की इसी ताकत की वजह से अमेरिका को उससे दिक्कत है, क्योंकि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अपने जाल में फंसा लेता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं जो रडार की पकड़ में ना आए, और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रूस के S-400 सिस्टम की नजर में पड़े। पिछले महीने भी रूस ने यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस में अपने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात किए थे। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चीन की एक नई चाल का पर्दाफाश हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि विंटर ओलंपिक्स खत्म होने तक चीन ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए रोक कर रखा था, और जैसे ही विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। व्हाइट हाउस के अधिकारियों और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के दस्तावेजों के हवाले से इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर काफी पहले हमला होने वाला था, लेकिन चीन ने रूस को बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के बाद हमला करने के लिए मना लिया था। हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स 20 फरवरी को खत्म हुए थे और ठीक उसके 4 दिन बाद 24 फरवरी की सुबह रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से धावा बोल दिया था। यही नहीं, 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स शुरू होने के मौके पर पुतिन चीन गए थे, जहां जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। इस बात का भी दावा किया गया कि चीन के बड़े अधिकारियों को रूस की इस योजना की भनक थी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले से काफी पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी इसकी जानकारी दे दी थी। हालांकि चीन ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। 希望危机的始作俑者好好反思一下他们在乌克兰危机当中所扮演的角色。 वहीं अमेरिका की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की बमबारी की तेज होने की वजह से लोग दहशत में आ गए, जिनको बचाने के लिए शहर के कुछ और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर पहुंचे और उन्होंने जान बचाने के लिए वहीं डेरा डाल लिया। और हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए मेट्रो स्टेशनों में पनाह लेने को मजबूर इन लोगों को फिलहाल घर लौटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इधर रूसी सेना अस्पतालों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रही, जिसका खौफ कीव के अस्पतालों में भी दिखाई दिया। वहां भर्ती मरीजों को भी एहतियातन अस्पतालों के बेसमेंट में बने कमरों में शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पत्रकारों से बात करते समय कुछ धमाकों की आवाज आने की खबर सुनी। उन्हें यह खबर सुनाई यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ ने। लेकिन ठीक इससे पहले जेलेंस्की बंकर में पत्रकारों से बातचीत करते दिखे। तभी वहां चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक पहुंच गए, जिन्होंने राष्ट्रपति को कीव के ऐतिहासिक बाबी यार मेमोरियल में भी रूस की बमबारी शुरू होने की जानकारी दी। ये वही स्मारक है जिसे दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया था। उधर रूस ने पश्चिमी देशों पर परमाणु युद्ध की साजिश रचने का आरोप लगाया। एक दिन पहले ही रूस की ओर से कहा गया था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध होगा, और अगले ही दिन वहां के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि रूस नहीं बल्कि पश्चिमी देश दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने डंके की चोट पर यह बात कही। Уважение интересов и озабоченности друг друга. Я не зря процитировал. रूस ने परमाणु हमला करने वाले फौजियों को अलर्ट किया तो दुनिया में हल्ला मच गया कि वो परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है।
जबकि रूस ये साफ कर चुका है कि वो कभी भी इसकी पहल नहीं करेगा। एक ही बात बोल सकते हैं कि रशिया पहले वार कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। और हमारा पर्सनल जहां तक उम्मीद है कि यहां तक नौबत नहीं आएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात सुनकर लगा कि वो रूस पर यकीन नहीं करता। उसकी चीफ मिशेल बैchelet ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करते हुए उस पर निशाना साधा। The attack that began on 24 February is generating massive impact on the human rights of millions of people across Ukraine. Elevated threat levels for nuclear powers with weapons. जिस दिन से रूस की न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स अलर्ट हुई है, नाटो देश चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया था कि वो नाटो देशों का आक्रामक रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच परमाणु युद्ध की आहट के बीच यूरोप में दहशत फैल गई और आयोडीन की गोलियों की किल्लत हो गई। लोगों का मानना है कि आयोडीन परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाता है और यही वजह रही कि रूस की परमाणु युद्ध की धमकी के बाद आयोडीन की गोलियां खरीदने के लिए मारामारी मच गई। यूरोप में तो आलम यह है कि कई जगहों पर आयोडीन की गोलियां और सिरप आउट ऑफ स्टॉक हो गए। एक और रूस में परमाणु हमला करने वाले फौजी अलर्ट पर हैं और अभ्यास में पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं पुतिन की चेतावनी के बाद यूरोप में लोग परमाणु हमले से होने वाले रेडिएशन से बचने की तैयारियों में जुट गए। उनका कहना है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो आयोडीन उनका सुरक्षा कवच बनेगा। खबर है कि वहां लोग आयोडीन की दवाएं स्टॉक कर रहे हैं, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि परमाणु युद्ध के डर से लोग पागलों की तरह आयोडीन की गोलियां खरीद रहे हैं। खबर है कि पिछले 6 दिन में बल्गेरिया की दवा की दुकानों ने इतना आयोडीन बेचा है जितना उन्होंने पहले कभी साल भर में नहीं बेचा, क्योंकि डर है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो वो केवल यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बने सभी देशों में फैलेगी। यानी कि परमाणु युद्ध में करीब करीब पूरा यूरोप जल सकता है। यही वजह रही कि वहां आयोडीन की दवा खरीदने की होड़ लग गई। आयोडीन गोलियों या सिरप के रूप में लिया जाता है और थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में असरदार माना जाता है। कहा जाता है कि ये बीमारियां रेडिएशन की वजह से होती हैं। जापान ने 2011 में आई सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लाखों टन पानी समंदर में छोड़ने की योजना बनाई थी और उसी समय जापान के अधिकारियों ने न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहने वालों को आयोडीन लेने को कहा था, जिसके बाद लोग इसे परमाणु हमले से बचाने का हथियार समझने लगे। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि 2011 और 2022 के हालात में जमीन आसमान का अंतर है, उनका कहना है कि अगर अब परमाणु हमला हुआ तो कोई नहीं बचेगा। वहीं यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी आंद्रेई सुखवेस्की की मौत हो गई, जिसे पुतिन की सेना को लगा कि अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दावा किया गया कि रूसी सेना में यह पहले किसी बड़े अधिकारी की मौत है। दोनों देशों के बीच पिछले गुरुवार को यह जंग शुरू हुई थी। इस लड़ाई में यूक्रेन की तरफ से सेना के अलावा 20,000 से ज्यादा लोग इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें यूक्रेन की सरकार ने लड़ाई लड़ने के लिए हथियार भी दिए हैं। उधर रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बंधक बनाए गए कुछ सैनिकों से अलग बर्ताव किया गया। दावा है कि ये रूस के सैनिक हैं, जिन्हें यूक्रेन की सेना और कुछ लोगों ने मिलकर पकड़ लिया। और इसी से जुड़े एक वीडियो में दिखा कि एक सैनिक की बात मोबाइल पर उसकी पत्नी से करवाई गई। जैसे ही उनकी वीडियो कॉल शुरू हुई तो सैनिक की पत्नी उसे देखकर रोने लग गई। सैनिक की पत्नी नहीं बल्कि खुद सैनिक भी आंसू पोंछता नजर आया। ये पूरी बातचीत एक कमरे में हुई, जिसमें लग रहा है कि ये जवान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसी जंग के बीच एक और वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस बार ये वीडियो कमरे के बजाय खुले मैदान का था और इसमें एक जवान को कुछ लोग घेरे दिखाई दिए। भीड़ से गिरे इस जवान के एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में खाना नजर आया। दावा है कि ये भी एक रूसी सैनिक है, जिससे वीडियो कॉल पर उसकी मां की बात करवाई गई। वहीं रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने साइबर अटैक का प्लान बनाया। उसके लिए यूक्रेन में खास सेना बनाई गई, जिसे यूक्रेन की आर्मी ऑफ साइबर हैकर्स भी कहा जा रहा है। इस आर्मी में करीब 2.5 लाख लोग शामिल हैं, जो अपनी मर्जी से इसका हिस्सा बने हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी लोग साइबर एक्सपर्ट हैं, जिनकी नजर रूस की ताकतवर कंपनियों और संस्थानों पर है, जिनकी उनके पास एक लिस्ट है। ये लोग रूस की बड़ी कंपनियों की साइट हैक करके उनके अहम दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आर्मी ऑफ साइबर हैकर्स रूस को कितना नुकसान पहुंचा पाई है। इस बीच यूक्रेन में रूस के कुछ सैनिक वहां के नागरिकों के हत्थे चढ़ गए, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने शेयर किया, जिसमें एक नदी के किनारे झाड़ियों में यूक्रेन के लोग रूस के कुछ जवानों को घेरे दिखे। सामने आई तस्वीर में यूक्रेन के उन हथियारबंद नागरिकों के सामने रूसी सैनिक पानी भरते नजर आए।
एक सैनिक की तो उन्होंने इतनी हालत खराब कर दी कि उसकी आंखों से बस आंसुओं के टपकने की कमी रह गई। उससे थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक दूसरे रूसी सैनिक को भी वो लोग घेर कर खड़े हो गए। वो भी जमीन पर गिरा रहा और उनके सामने कुछ नहीं कर सका। वहीं यूक्रेन पर हमले के वक्त मुस्कुराने वाले रूस के एक सैनिक को वहां की फौज ने पकड़ लिया, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर गोलाबारी जारी थी, जिसका वीडियो रूस के इस जवान ने बना लिया और इसे रिकॉर्ड करते समय वो मुस्कुरा दिया। इसके बाद यूक्रेन की सेना ने उसे ढूंढ निकाला और बंधक बना लिया। यही नहीं, उस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बोलने का दबाव भी बनाया गया। Путин хуйло или не хуйло, скажи мне прямо. Не слышу. रूस के इस फौजी को पकड़ने के बाद यूक्रेन की सेना ने भी उसका वीडियो बनाया, जिसमें वो बेड पर लेटा दिखा और वहां के फौजी उससे जानकारी इकट्ठा करते रहे। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सिर पर करोड़ों के इनाम की घोषणा की गई। रूस सोशल मीडिया पर इनाम का ऐलान करने वाले एलेक्स कोन्यान्यकिन ने खुद को रूस का एक कारोबारी बताया और दावा किया कि अगर कोई पुतिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ता है तो वो उसे 7.5 करोड़ रुपए का इनाम देगा। इतना ही नहीं, एलेक्स ने पुतिन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्हें रूस का राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उसने यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन को मदद करने का ऐलान किया। बताया गया कि अमेरिका में रह रहे 55 साल के इस कारोबारी की रूस की सरकार से पुरानी रंजिश है, क्योंकि 1996 में उसे और उसकी पत्नी को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि यह कारोबारी बाद में वहां से अमेरिका चला गया था। वहीं सेना का साथ देने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने रूस की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैरिटोपोल शहर में बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और शहर में दाखिल हो रही रूस की सेना के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग सड़क से गुजर रही एक बख्तरबंद गाड़ी को हाथों से रोकने की कोशिश करते दिखे। एक महिला तो उस गाड़ी को रोकने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। हालांकि वो बख्तरबंद गाड़ी किसी तरह वहां से निकल गई। शहर के एक दूसरे इलाके में कुछ लोग रूस के कुछ सैनिकों का विरोध करते और शहर छोड़ने के लिए उन पर चिल्लाते दिखे। इसी तरह शहर के एक दूसरे हिस्से में भी बड़ी संख्या में लोगों ने रूस की सेना का विरोध किया। इस दौरान ज्यादातर लोग यूक्रेन का झंडा लहराते रहे। उधर रूस में पुलिस ने युद्ध का विरोध कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि हफ्ते भर के अंदर रूस की पुलिस अब तक 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले चुकी है, जिसकी कुछ तस्वीरें सेंट पीटर्सबर्ग शहर से भी सामने आई, जिनमें पुतिन के जंग पर लिए फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस हिरासत में लेती दिखी। इन लोगों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे। पुलिस ने शहर में जहां भी युद्ध के विरोध में प्रदर्शन होते देखे, वहां लोगों को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। रूस की पुलिस की इस कार्रवाई को यूक्रेन में खूब कोसा गया। वहीं जंग के बीच मॉस्को में यूक्रेन के दूतावास पर ताला लग गया। खबर आई कि पहले रूस में यूक्रेन के दूतावास से वहां का झंडा हटाया गया और फिर दूतावास को ही सील कर दिया गया। रूस की राजधानी मॉस्को से दूतावास सील करने की तस्वीरें भी आईं। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस में उसके दफ्तरों पर ताला लगने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। रूस के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी यूक्रेन का कॉन्सुलेट बंद कर दिया गया। कॉन्सुलेट यानी वो जगह जहां से वीजा और व्यापार जैसे काम होते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो विनाशकारी युद्ध चल रहा है, उसे देखकर लगता नहीं कि दोनों देशों के बीच अब वीजा बनवाने या व्यापार करने की कोई गुंजाइश बची है। यही वजह रही कि रूस में यूक्रेन का कॉन्सुलेट बंद होने के बाद वहां काम करने वाले लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे। खबर है कि रूस ने उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन यूक्रेन पर धावा बोले बैठा रूस जंग की आंच अब अंतरिक्ष में ले गया है। रूस की स्पेस एजेंसी ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका को रॉकेट इंजन ही डिलीवर नहीं करेगी, जिसके बाद रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने अमेरिका पर तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि अब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचे। इतना ही नहीं, रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स में अमेरिका का सहयोग करने से भी मना कर दिया है। रूस ने कहा है कि अब उसके स्पेस प्रोग्राम का मकसद अपनी रक्षा के लिए सैटेलाइट बनाने पर होगा। उधर जंग के बीच अमेरिका के कड़े प्रतिबंध की वजह से रूस के अमीरों का दम निकलना शुरू हो गया। एक दिन पहले ही जो बाइडेन ने कहा था कि वो रूस को आर्थिक तौर पर ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि वो भूल नहीं पाएगा, और उनकी इस बात का असर दिखना भी शुरू हो चुका है। खबर है कि अमेरिका का टारगेट रूस के 10 ऐसे अरबपति हैं जो न केवल वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि रूस के ये 10 अमीर पुतिन के करीबी भी हैं। मतलब अमेरिका ने पुतिन की जड़ खोदनी शुरू कर दी है। जिन लोगों को कंगाल करने का उसका प्लान है, उनमें बाप बेटे की एक पावरफुल जोड़ी भी है, जो है बोरिसोविच इवानोव और सेर्गेविच इवानोव की जोड़ी।
बोरिसोविच इवानोव तो रूस के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि उनके बेटे रूस की एक बहुत बड़ी डायमंड कंपनी के मालिक हैं। उधर यूक्रेन के सुमी शहर में खाने पीने के सामान की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ रहा है। यूक्रेन में छिड़ी जंग से वहां जगह जगह हालात हर बीतते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं, जिसका सामना वहां फंसे भारतीयों को भी करना पड़ रहा है। बिहार के मोतिहारी से मेडिकल की पढ़ाई करने गए फैसल नाम के एक छात्र ने सुमय शहर के एक सुपर स्टोर का वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने दिखाया कि वो स्टोर खाली हो चुका है। वहां खाने पीने का सामान अब न के बराबर बचा है। मसाले वगैरह ये सब हुआ करता था यहाँ पे, ये भी सारे खाली हैं। स्टोर के ज्यादातर सेक्शन खाली मिले और युद्ध के बीच वहां रह रहे लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट खड़ा हो गया। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रेवा म्यूजियम में लगा रूस के राष्ट्रपति का पुतला हटा दिया गया। रूस के यूक्रेन पर हुए हमले के विरोध में ऐसा किया गया और इसके लिए म्यूजियम के डायरेक्टर ने खुद पुतिन के पुतले का सिर घुमाया और उसे धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद बिना सिर के रूस के राष्ट्रपति का यह पुतला काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। बाद में म्यूजियम के एक कर्मचारी ने उसे उठाकर वहां से हटाया, जबकि पुतले के सिर को एक अलमारी में कैद कर दिया गया। On n'a jamais représenté des dictateurs comme Hitler au musée Grévin. On n'a pas envie de représenter Poutine aujourd'hui. पुतिन का यह पुतला हटने से वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुतलों के बीच वाली जगह खाली हो गई। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस में बिल्लियों का कारोबार करने वाले लोगों की शामत आ गई, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगाने वालों में बिल्लियों से जुड़ी फेडरेशन इंटरनेशनल फिलाइन भी शामिल हो गई, जिसका मतलब यह हुआ कि रूसी नस्ल की बिल्लियों को दूसरे देशों में नहीं बेचा जा सकेगा। साथ ही इस बैन के बाद इन बिल्लियों को रूस से बाहर भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। यही नहीं, रूस के लोग विदेशों में होने वाली बिल्लियों से जुड़ी प्रदर्शनी और कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये रोक 31 मई तक के लिए लगाई गई है, जिसका सीधा असर रूस में बिल्लियों का कारोबार करने वालों पर पड़ेगा। असल में हर साल अक्टूबर में एक बड़ा कैट शो होता है, जिसमें 40 से ज्यादा देशों की बिल्लियां हिस्सा लेती हैं, जिसमें रूस की बिल्लियों का ही दबदबा रहता है। मगर बैन के बाद अब रूसी बिल्लियां इन शो का हिस्सा नहीं होंगी। यही नहीं, रूस की इन बिल्लियों की कीमत भी भारतीय रुपयों में 1 लाख तक होती है। इसलिए यूक्रेन युद्ध के बीच फेडरेशन के इस फैसले को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं यूक्रेन के कई शहरों के हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि भारतीय छात्रों को ट्रेन की एक सीट लेने के लिए अपना सामान तक बेचना पड़ रहा है। और ऐसी ही एक खबर खार्किव से सामने आई, जहां एक भारतीय छात्र ने ट्रेन की एक सीट के लिए अपना महंगा आईपैड तक औने पौने दाम में बेच दिया। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां रूस की सेना ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रही है। ऐसे में वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र किसी भी तरह शहर से निकल जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कई 100 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर छात्रों की भारी भीड़ है। हालात ऐसे हैं कि ट्रेन में एक एक सीट के लिए छात्रों को मारामारी करनी पड़ रही है। वहीं युद्ध के बीच यूक्रेन के लाखों नागरिक अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में पलायन शुरू कर दिया। खबर है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ये हालात खेरसोन शहर के रूस के कब्जे में आने तक के बताए गए और अनुमान है कि जंग के खत्म होने तक 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके होंगे। उधर जंग के मैदान से दूर यूक्रेन ने टेनिस में रूस को पटकनी दे दी। यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना ने मोंटेरे ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रूसी खिलाड़ी को हरा दिया, जिसके लिए उन्होंने इस मैच के बहिष्कार के बजाय टेनिस कोर्ट में उतरकर जवाब देने का फैसला लिया। इस मुकाबले में एलिना ने रूस की एनास्टेसिया पोतोपोवा को 6-2, 6-1 से मात दी। जीत के बाद वो भावुक नजर आईं। उन्होंने अपनी इस जीत को खास बताया। साथ ही इस टेनिस टूर्नामेंट से मिलने वाली रकम को अपने देश यूक्रेन की सेना को देने का फैसला लिया। The match here, I'm not playing only for myself. I'm playing for my country. I'm playing for the help of the Ukrainian army and people in need. वहीं रूस की खिलाड़ी ने अपने देश के नाम और झंडे के बिना इस मुकाबले में हिस्सा लिया, क्योंकि यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर बैन लगा दिया गया है। इस बीच यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और खबर, रूस की ओर से भेजे गए चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना के एक बेस पर कब्जा कर लिया है। रूस समर्थक चेचन नेता ने यह दावा किया। ये चेचन लड़ाके रूस के लिए यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन के कमांडरों के सिर पर भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है, क्या कब्जा कर लिया इन्होंने?
किशोर, चेचन्या जो इलाका है उसके बगल का जो हिस्सा है यूक्रेन का, वहां कब्जा किया गया है बेस पे। और दूसरी अहम बात की 10,000 चेचन सैनिकों को भेजने की घोषणा पहले ही चेचन्या के प्रधानमंत्री ने की थी, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को जवाब दिया जा सके। रूस के पक्ष में बयान दिया है, तमाम जो चेचन सैनिक है उनको रूस के अधिकारियों की तस्वीरें दी गई हैं और $5 लाख का इनाम रखा गया है कि अगर किसी बड़े अधिकारी को वो मारते हैं। तो इस तरह की खबरें हैं। चेचन के 10,000 सैनिक जो हैं वो रूस के पक्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया नीरज आपका। उधर रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के एक सिपाही का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसने डांस का ये वीडियो अपने परिवार को भी भेजा ताकि उसकी बेटी को पता चल जाए कि वो सुरक्षित है, क्योंकि वहां जारी जंग की वजह से उसकी 2 दिन तक अपने परिवार से बात नहीं हो पाई। ऐसे में इस जवान के परिवार को चिंता सताने लगी थी। उसका परिवार तो ये तक समझने लगा था कि कहीं वो युद्ध में मारा तो नहीं गया, मगर जब उसने डांस का ये वीडियो अपने परिवार को भेजा तो उनके चेहरे खिल गए। इस बीच दुनिया भर में पुतिन के एक ऐसे खासम खास की खूब चर्चा हो रही है जिसे उनका कटप्पा कहा जा रहा है, क्योंकि पुतिन का ये वफादार उनके लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है, जिसका नाम है रमजान कादिरोव। रमजान कादिरोव रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख हैं और पुतिन की कही एक बात उनके लिए पत्थर की लकीर होती है। यही वजह है कि पुतिन की तरह रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन की सेना को अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने के लिए कहा था। और तो और उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपनी चेचन स्पेशल फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। चेचन यूनिट का काम भी कोई आम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो दावा किया गया था कि कादिरोव ने अपनी चेचन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा था। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें चेचन स्पेशल फोर्स के जवान यूक्रेन के एक जंगल में अपने मिशन से पहले प्रार्थना गीत गाते नजर आए थे। लेकिन बाद में दावा किया गया कि रमजान कादिरोव की चेचन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन की ही सेना ने ढेर कर दिया, जिसमें उसका जनरल तक मारा गया। कहा जा रहा है कि रमजान कादिरोव यूक्रेन में छिड़ी जंग के बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। इसलिए दावा है कि उन्होंने रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपनी चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे हुए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। वो इससे पहले सीरिया और जॉर्जिया में भी पुतिन के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वहां अपनी सेना तैनात कर चुके हैं। उधर रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की लगाई पाबंदियों की वजह से चीन की चांदी हो गई, क्योंकि रूस की 200 से 300 कंपनियों ने राजधानी मॉस्को में मौजूद चीन के बैंकों में खाता खोलने के लिए संपर्क किया। और रूस की ये वो कंपनियां हैं जिनके कारोबार अमेरिका और दूसरे देशों में फैले हैं। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रूस की इन कंपनियों पर कई देशों ने अपने यहां कारोबार करने पर रोक लगा दी। ऐसे में इन कंपनियों के सामने चीन के साथ कारोबार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि चीन शुरू से ही रूस पर लगाए प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है और उसने ये भी साफ किया है कि वो रूस के साथ अपने आर्थिक और कारोबारी संबंध पहले की तरह ही बनाए रखेगा। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना ने अभियान तेज कर दिया। ऑपरेशन गंगा नाम से शुरू हुए इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री वीके सिंह खुद पोलैंड पहुंचे और वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान की मदद से 208 भारतीयों के साथ वहां से रवाना हो गए। इससे पहले अलग अलग रास्तों से यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे भारतीयों का रशोव एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने स्वागत किया और फिर कतारों में खड़े सभी भारतीयों को विमान के अंदर बैठने के निर्देश दिए गए। हालांकि इनमें कुछ लोगों को बैठने के लिए सीटें नहीं मिल सकी, जिसके बावजूद उन्हें विमान में जगह दी गई। इस बीच एक परिवार अपने साथ एक कुत्ते को लेकर वहां पहुंचा, उसे भी मायूस नहीं किया गया। पोलैंड से विमान के रवाना होने से पहले वीके सिंह ने यूक्रेन से जान बचाकर वहां आए लोगों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद वतन वापसी के लिए विमान में सवार हुए लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बताया गया कि वायुसेना की मदद से हंगरी, पोलैंड और रोमानिया से अब तक 800 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की खबरों को गलत बताया। रूस ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों पर एक बयान दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि यूक्रेन ने भारत के कई छात्रों को बंधक बना रखा है और इन छात्रों को युद्ध में ह्यूमन शील्ड की तरह, मतलब सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
रूस ने यह बात कही थी और बेहद गंभीर आरोप यूक्रेन पर लगाया था, जिसके बाद यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवारों की चिंताएं बढ़ने लगी थी। लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे पर यूक्रेन की एजेंसियों से बातचीत करने का दावा किया और बताया कि उनके पास किसी भी भारतीय छात्र को बंधक बनाए जाने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा भारतीय दूतावास को भी ऐसी कोई शिकायत किसी भी भारतीय नागरिक की तरफ से नहीं दी गई। भारतीयों को बंधक बनाए जाने की खबर को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने यूक्रेन के अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। इन छात्रों में सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए छात्र शामिल थे, जो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लाए गए थे। इन छात्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए बनाई गई नीतियों पर सवाल उठाते हुए पिछली सरकार को घेर लिया। तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। उधर रूस से जंग के बीच यूक्रेन में भारत का तिरंगा पाकिस्तान के छात्रों की भी जान बचा रहा है। यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्रों के एक दल ने दावा किया कि यूक्रेन में पाकिस्तान में फंसे हुए छात्रों ने भी रूसी सेना के हमले से बचने के लिए तिरंगे का सहारा लिया, जिसके लिए उन्होंने पेंट और कपड़ों की मदद से तिरंगा बनाकर बसों पर लगाया ताकि रूस की सेना हमला न करे। यही नहीं, यूक्रेन में फंसे हुए तुर्की के रहने वाले छात्रों ने भी वहां से निकलने के लिए तिरंगे की मदद ली। भारतीय छात्रों ने बताया कि उनकी बसों पर भी तिरंगा होने की वजह से सेना ने उन्हें आसानी से जाने दिया। हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले और एक्चुअली वो काम किया। इस बीच यूक्रेन युद्ध पर एक बहुत बड़ी खबर आई। वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अगर इस युद्ध में यूक्रेन हारा तो अगला नंबर बाल्टिक सागर के आसपास मौजूद देशों का होगा। यह बहुत बड़ी चेतावनी दी है जेलेंस्की ने। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि वो युद्ध रोकने के लिए अब सीधे पुतिन से बात करेंगे। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, जेलेंस्की पुतिन से बात करने की बात कर रहे हैं और बाल्टिक सागर के आसपास की चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किशोर, ये सीधा तौर पे कहना है कि अगर यूक्रेन के साथ बाकी देश खड़े नहीं रहे तो अब उसके बाद बाल्टिक कंट्रीज है, इस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया जैसे वो कंट्री भी अब पुतिन के हाथ में होंगे और पुतिन उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो साफ तौर पे इनका इशारा है कि सब जो बाकी कंट्री हैं वो यूक्रेन के सहयोग में मदद में आ गया है और एक साथ लड़ाई लड़े और रूस के सामने खड़े। और इस मसले पर लेकर ही वो पुतिन से भी बात करने की बात कर रहे हैं। तो ये अपने अपने एक बड़ी बात है कि न कि केवल यूक्रेन, लेकिन अब अगर यूक्रेन के साथ रशिया आगे बढ़ता है तो इसके बाद बाल्टिक कंट्रीज हैं उस पर इसका खतरा मंडराता नजर आ रहा है। शुक्रिया जनक आपका। सौ बात की एक बात यह कि ध्यान रखिए कि जंग की ज्यादातर तस्वीरें और ज्यादातर खबरें पश्चिमी देशों की तरफ से जारी हो रही हैं और उन्होंने तो रूस को ही गलत मान लिया है। इस जंग में प्रोपेगेंडा है तो दोनों तरफ से है। वो सोशल मीडिया जो हर तरह की आवाज को मंच देने की बात करता है, उसने रूस में अपने प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिए हैं। भले ही इतिहास आगे चलकर रूस को ही गलत बताए, लेकिन अभी तो जंग चल रही है। अभी तो सही गलत का फैसला करने में बहुत सारी परतें उधेड़नी बाकी हैं। अभी तो ये प्रोपेगेंडा की जंग चल रही है और प्रोपेगेंडा की जंग तो पश्चिमी देश जीत रहे हैं। पश्चिमी देशों ने ऐसी तस्वीर खींच कर रख दी है कि पुतिन ही विलन है। पूरी कहानी का ताना बाना रूस के खिलाफ ही बुना जा रहा है। रूस भले ही न दब रहा हो, लेकिन रूस की कहानी दब रही, सोशल मीडिया पर भी दब रही। रूस की कहानी से किस बात का डर है? रूस की आवाज को भले ही खारिज कर दिया जाए, भले ही उसको गलत ठहरा दिया जाए, लेकिन रूस की आवाज सुनी तो जाए। रूस की आवाज केवल प्रोपेगेंडा है, यह बात कहना ही पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, यह जंग है। 100 बात की एक बात, जब कभी भी आजमाया जाएगा आदमी औकात पर आ जाएगा। 100 बात की एक बात कही अश्विनी ने, शख्सियत और कद बड़ा जिसका मिला वो यकीनन बुत बनाया जाएगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात। क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को कई बार खदेड़ दिया। उनके काफिलों पर ताबड़तोड़ हमला करके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूस ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल हमले तेज कर दिए।
उसकी एक मिसाइल ने वहां पुलिस मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद बिल्डिंग की छत